बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सीपीसी लागेट न्यू लेक्चर। आज हम सीपीसी का आर्डर 6 पढ़ेंगे। यह आर्डर लागेट के सिलेबस का हिस्सा भी है और ये प्लीडिंग्स के बारे में है। इस आर्डर की रूह से प्लीडिंग की जनरल तारीफ प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट यानी दावा या जवाब दावा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब दावा होता है तो या उसके जवाब में जवाब दावा होता है या कभी कभार इकबाल दावा जैसे हम कॉग्निटिव कहते हैं वो भी किया जाता है डिफेंडेंट की तरफ से। अब डिफेंडेंट जब जवाब दावा अदालत में सबमिट कराता है तो अगर उसमें कोई फैक्ट्स जिनका जवाब मुद्दई लाजमी समझे तो वो जवाबुल जवाब की शक्ल में जमा करता है। अब ये दावा, ये जवाब दावा, ये जवाबुल जवाब, ये इकबाल दावा वगैरह ये सब मेरे ख्याल से प्लीडिंग्स का हिस्सा है। ऑर्डर 6 को शुरू करते हैं रूल 1 से। रूल 1 प्लीडिंग की डिफिनेशन हमें बताता है। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, यानी प्लीडिंग का मतलब दावा और जवाब दावा होगा। रूल 2 है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। प्लीडिंग में यानी दावे में और जवाब दावे में अहम वाक़यात का जिक्र किया जाएगा, ना कि एविडेंस का। Every pleading shall contain only a statement in a concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved, and shall, when necessary, be divided into paragraphs numbered consecutively. Dates, sums and numbers shall be expressed in figures. रूल 2 में कहते हैं कि हर प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ अहम वाक़यात का जिक्र किया जाएगा जिस पर फरीक़ैन मुकदमा का अपने क्लेम या डिफेंस का इंतज़ार हो, लेकिन इस क्लेम और डिफेंस को साबित करने वाले सबूतों का जिक्र नहीं होगा। और जहाँ ज़रूरी हो उन वाक़यात को पैराग्राफ्स और उन पर तरतीबवार नंबर्स लगाए जाएंगे और उसमें तारीख़ों, रकम वगैरह और हिंसों को अल्फाज की शक्ल में तहरीर किया जाएगा। रूल 2 है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग। अब प्लीडिंग किस शक्ल में होगी इस रूल में बयान करते हैं। द फॉर्म्स इन अपेंडिक्स ए व्हेन एप्लीकेबल एंड वेयर दे आर नॉट एप्लीकेबल फॉर्म्स ऑफ द लाइक कैरेक्टर एज नियरली एज मे बी शैल बी यूज्ड फॉर ऑल प्लीडिंग्स। अपेंडिक्स ए इस कोड के आखिर में मौजूद है तो प्लीडिंग इस सूरत में होंगी अगर एप्लीकेबल हो, और अगर ना हो तो इसी तरह के फॉर्म इस्तेमाल में लाए जाएंगे। रूल 4 पार्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। जब ज़रूरी हो तफसीलात हम अपनी प्लीडिंग में दर्ज करेंगे। इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as are exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading. ऐसी तमाम सूरतों में जब पार्टीज का इन्हिसार किसी गलत बयानी, धोखाधड़ी, खयानत, कसदन अमदन कसूरवारी या नाजायज़ दबाव पर हो, या ऐसी दीगर सूरतों में जिनमें तफसीलात देना या तहरीर करना बहुत ज़रूरी हो, तो उनको फॉर्म्स में दी गई मिसालों के मुताबिक तारीख़ों और मज़ीद आइटम्स के समेत अपनी प्लीडिंग में दर्ज किया जाएगा। रूल 5 है फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट और पार्टिकुलर्स, यानी मज़ीद बेहतरी के बयानात या तफसीलात। अ फर्दर एंड बेटर स्टेटमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द क्लेम और डिफेंस और फर्दर एंड बेटर पार्टिकुलर्स of any matter stated in any pleading may in all cases be ordered upon such terms as to cost and otherwise as may be just। यानी अदालत हुक्म जारी कर सकती है किसी भी मरहले पर कि कोई मज़ीद और बेहतर बयान फरीक़ मुकदमा अपने क्लेम और डिफेंस के मुतल्लिक या जो बयान पहले से किया गया उनकी बेहतरी और वजारत के लिए पेश करे, ऐसी शराइत पर जो कि इंसाफ के तकाज़ों पर पूरी उतरें। जो पुराने बयान हैं उनकी तफसीलात जानने के लिए, उनको क्लैरिफाई करने के लिए अदालत हुक्म कर सकती है।
6 है कंडीशन प्रेसिडेंट। Any condition precedent the performance or occurrence of which is intended to be contested shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant, as the case may be, and subject thereto an averment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in his pleading। कोई ऐसी शर्त जो पहले से किसी मामले की तकमील के लिए पूरी करना मुकर्रर करदा हो, जिसकी परफॉर्मेंस या ऑकरेंस को कंटेस्ट करना मकसूद हो, तो उसको अलहदा से वाज़ेह तौर पर बयान किया जाएगा, प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट जो भी हो, और उसके ताबे रहते हुए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के मुकदमे के लिए ज़रूरी तमाम माक़ाबिल शराइत की परफॉर्मेंस और ऑकरेंस के मुतल्लिक उसके हतमी बयान का मफ़हूम उसके तहरीरी बयान यानी प्लीडिंग से लिया जाएगा। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई मुद्दई सूट फाइल करता है तो उसको वाज़ेह तौर पर यह बताना होगा कि अगर कोई शराइत डिफेंडेंट के साथ किसी मामले के मुतल्लिक तय पाई गई थी तो उसकी परफॉर्मेंस उसने की है, अपने पार्ट पर की है या करना चाहता है कि नहीं। इन शराइत को कंडीशन प्रेसिडेंट कहते हैं। Rule 7. Departure. No pleading shall, except by way of amendment, raise any ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleadings of the party pleading the same. Departure ये रूल कहता है कि अगर कोई पार्टी अदालत में कोई नए ग्राउंड पर क्लेम करती है या कोई नया वाक़या जो कि पुराने बयानात के मुतज़ाद हो, तो वो अगर वो पेश करती है तो वो सिर्फ तरमीम के ज़रिए मज़कूरा फेल कर सकती है और कोई दीगर तरीका अदालत में एडमिसिबल ना होगा। इसके लिए दरख्वास्त की जाती है जो कि कंटेस्ट भी हो सकती है। 8. डिनाइल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदे से इनकारी होना। वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज alleged in any pleading, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of fact from which the same may be implied, and not as denial of the legality or sufficiency in law of such contract। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि अगर कोई मुखालिफ फरीक किसी मुआहदे से इनकारी होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की लीगलिटी या इनसफिशिएंसी को चैलेंज नहीं किया जाएगा और उस इनकार से ये अखज़ किया जाएगा कि ये महज इस मुआहदे में बयान करदा वाक़यात यानी फैक्ट से इनकार है। रूल 9. इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड यानी दस्तावेज़ात का असर और अहमियत तहरीर करने के मुतल्लिक़ है ये। वेयर एवर द कंटेंट्स ऑफ एनी डॉक्यूमेंट आर मटीरियल, इट शैल बी सफिशिएंट in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible, without setting out the whole or any part thereof, unless the precise words of the document or any part thereof are material। जब किसी दस्तावेज़ के कंटेंट्स बहुत अहमियत के हामिल हों तो उसको पूरा बयान किए बगैर मुख्तसरन जितना मुमकिन हो सके, लेकिन अगर उस दस्तावेज़ के असल अल्फाज या कोई हिस्सा बहुत ही अहम हो तो उसको तहरीर किया जा सकता है। रूल 10. मैलिस, नॉलेज एक्सेट्रा। वेयर एवर इट इज़ मटीरियल टू एलेज मैलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, नॉलेज और अदर कंडीशन ऑफ द माइंड ऑफ एनी पर्सन, इट शैल बी सफिशिएंट टू एलेज द सेम एज अ फैक्ट विदाउट सेटिंग आउट द सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द सेम इज टू बी इन्फर्ड। अगर किसी शख्स की बदनीयती या फरेबामेज इरादे, इल्म या कोई और ज़हनी कैफियत का बयान करना ज़रूरी हो तो उन तमाम चीज़ों का बतौर वाक़या बयान करना ही काफ़ी होगा और उन हालात को बयान करने की ज़रूरत ना होगी जिनसे इस बदनीयती, फरेबामेज़ी वगैरह का अंदाज़ा लगाया जा सके और इन हालात से यह तमाम कैफियत अखज़ होती हो। रूल 11. नोटिस। Wherever it is material to allege notice to any person of any fact, matter or thing, it shall be sufficient to allege such notice as a fact, unless the form or the precise terms of such notice or the circumstances from which
Such notice is to be inferred or material. जब किसी शख्स को किसी वाक़ये या किसी मामले या किसी चीज़ की इत्ला का बयान करना ज़रूरी हो तो उसको बतौर वाक़या बयान करना काफ़ी होगा। लेकिन अगर उस नोटिस में जो टर्म्स और इस्तिलाहात लिखी गई हैं या ऐसे हालात जिनसे उस नोटिस के होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है या उन हालात से नोटिस का होना अखज़ होता हो तो उस नोटिस की इस्तिलाहात को और उन हालात को मुख्तसर तरीके से बयान किया जा सकता है अगर वो अहमियत के हामिल हो। रूल 12 है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन। वेन एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशन between any persons is to be implied from a series of letters or conversations or otherwise from a number of circumstances, it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact, and to refer generally to such letters, conversations or circumstances without setting them out in detail. And if in such case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relations than one as to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative. जब कभी किसी के दरमियान मुआहदा या ताल्लुक़ का होना खतूत के सिलसिले या गुफ्तगू या किसी और हालात से अखज़ करना हो तो उस मुआहदे या ताल्लुक़ का वाक़या के तौर पर बयान करना काफ़ी होगा और आम तौर पर उन खतूत या गुफ्तगू और हालात का हवाला देना काफ़ी होगा बगैर किसी तफसील में जाते हुए। Assumptions of law. Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has been specifically denied. That is, consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only on the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. यानी अगर कोई मैटर ऑफ फैक्ट कानून की नज़र में किसी पार्टी के हक में हो या इसका साबित करना अपोजिट पार्टी पर हो तो वो उस पार्टी को उसके बयान की ज़रूरत ना होगी। लेकिन अगर उसका वाज़ेह तौर पर इनकार किया गया हो तो फिर वो पार्टी उसको बयान कर सकती है। मिसाल के तौर पर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज की कंसिडरेशन जब मुद्दई सिर्फ बिल पर दावा करता है ना कि उसकी बाबत कंसिडरेशन को दावा में सब्सटेंटिव ग्राउंड बनाता है। रूल 14 प्लीडिंग टू बी साइंड। एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी, provided that where a party pleading is by reason of absence or for other good cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf. यानी प्लीडिंग्स पर सिग्नेचर होंगे, मुद्दई के दावे पर और मुदालहिम की जवाबदारी पर सिग्नेचर होंगे। अब सेक्शन 14 की रूह से प्लीडिंग पर फरीक और उसके वकील का सिग्नेचर होना चाहिए, लेकिन अगर उस फरीक की जगह उसका मुख्तार ख़ास है तो वो मुख्तार ख़ास उस पर साइन करेगा। वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग। Save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified on oath or solemn affirmation at the foot by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case. अब अगर किसी और कानून जो कि नाफिजुल अमल हो उसके ताबे रहते हुए हर प्लीडिंग की तस्दीक की जाएगी और वो ओथ यानी बरहल्फ की जाएगी और इकरार सालह किया जाएगा फरीक मुकदमा की तरफ से आखिर में या किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसके बारे में अदालत को इत्मीनान हो जाए कि उसको तमाम फैक्ट्स का पता है। जैसा कि हम प्लीडिंग्स के आखिर में वेरिफिकेशन लिखते हैं और तस्दीक की जाती है कि जुमला मरातब दावा या जवाब दावा व्हाट्सएवर ताहद मेरे इल्म यकीन के दुरुस्त और सही हैं और कोई अमर अदालत हुजूर से मख्फी न रखा गया है। द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ्स ऑफ द प्लीडिंग व्हाट ही वेरीफाइज of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed to be true.
अब जो बंदा तस्दीक कर रहा है वो खसूसी तौर पर बताएगा कि किन वाक़यात का उसको बजाते खुद पता था और किन वाक़यात का इल्म उसको कहीं और से हुआ है और उसने दुरुस्त तस्लीम किया है। सब रूल 3 है, द वेरिफिकेशन शेल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट एंड शेल स्टेट द डेट ऑन विच एंड द प्लेस एट विच इट वाज साइंड। इस तस्दीक पर तस्दीक कुनंदा का साइन होगा और मुकाम जहाँ पर वो तस्दीक करता है और उसकी तारीख भी सबत करेगा। रूल 16 है, स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। द कोर्ट में एट एनी स्टेज of the proceedings order to be struck out or amend any matter in any pleading which may be unnecessary or scandalous or which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit. Striking out pleadings का मतलब है pleadings का खारिज करना। अदालत मुकदमे के किसी भी मरहले पर प्लीडिंग्स को खारिज कर सकती है या उसके बाबत आर्डर कर सकती है, या कोई मैटर जो कि गैर ज़रूरी हो या बदनाम कुन, शर्मनाक, तासुब पर मबनी या मुकदमे में ताख़ीर पैदा करे, उस मैटर की तरमीम का आर्डर भी कर सकती है। 7. अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real questions and controversy between the parties. ये रूल प्लीडिंग में तरमीम के हवाले से है। अदालत मुकदमे के किसी भी स्टेज पर मुनसिफाना शराइत के मुताबिक प्लीडिंग में तरमीम की इजाज़त दे सकती है ताकि अदालत के सामने जो हकीकी सवालात हैं उनका तयन हो सके। रूल 18, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within the time limited for the purpose by the order, or if no time is thereby limited, then within 14 days from the date of the order, he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid, or of such 14 days. As the case may be, unless the time is extended by the court. यानी अदालत के हुक्म के बावजूद तरमीम करने से कासिर रहना। अगर अदालत किसी फरीक के इजाज़त मांगने पर उसे तरमीम की इजाज़त देती है तो वो मुकर्रर टाइम के अंदर तरमीम करेगा, और अगर टाइम फिक्स ना हो तो 14 दिन के अंदर करेगा, और अगर उसके बावजूद वो तरमीम नहीं करता तो उसको इजाज़त दोबारा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर अदालत उसका टाइम एक्सटेंड करती है तो फिर वो अमेंडमेंट कर सकता है। आज हमने ऑर्डर 6 CPC जो कि लागैट के लिए बहुत अहम ऑर्डर है, प्लीडिंग्स के हवाले से है, वो हमने कवर कर दिया है। उम्मीद है आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव गुजरी होगी। हमारे चैनल के साथ वाबस्ता रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।